सोचो, एक ही जमीन, एक ही लैंग्वेज और एक ही कल्चर पर आज एक साइड मिसाइल टेस्ट करती है और दूसरी साइड समसन और के पॉप एक्सपोर्ट करती है। सवाल सिंपल है, कोरिया एक देश था, फिर दो दुश्मन कैसे बन गए? और जो सबसे अजीब बात, क्या ये वार सच में खत्म कर दिया गया था या बस रोक दिया गया था? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1945 से पहले कोरिया एक यूनाइटेड कंट्री था। सदियों से कोई नॉर्थ कोरिया नहीं, कोई साउथ कोरिया नहीं, सिर्फ कोरिया था। लोग सोचते हैं डिवीजन अंदर से आई थी, पर सच ये है डिवीजन जो है बाहर से थोपी गई थी और यहीं से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। साल 1910 से 1945 तक कोरिया जापान की कॉलोनी था। लैंग्वेज सप्रेस हुए, कोरियन लोगों को स्कूल में अपनी ही भाषा बोलने से रोका गया और जापानीज लैंग्वेज को कंपलसरी बना दिया गया। और कल्चर इरेज हुआ, कोरियंस नेम चेंज करवाए गए, हिस्ट्री बुक्स रिराइट की गई और टेम्पल, ट्रेडिशन और सिंबल को जो है या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या जापानीज कंट्रोल के नीचे डाल दिया गया। गोल जो है सिंपल था, कोरिया को कोरिया रहने ही नहीं देना। लोग फोर्स लेबर में भेजे गए। यंग कोरियन मैन को फैक्ट्रीज, माइंस और जापानीज वार इंडस्ट्रीज में जबरदस्ती काम करना पड़ा और कई लोग तो इसमें से वापस ही नहीं आए। कई लोग तो जिंदा तो आए पर टूट चुके थे। फिर आता है साल 1945, वर्ल्ड वार 2 जो खत्म हो जाती है और इसमें जो है जापान की हार हो जाती है और पूरा एशिया में जो है एक ही आवाज गूंज रही थी, जापान हार गया। और कोरिया में जो है एक उम्मीद जागी थी। कोरियंस को लगा अब आजादी मिलेगी और बोलने लगे अब हम अपना फ्यूचर खुद लिखेंगे। पर उन्हें क्या पता था, जो खत्म हुआ था वो सिर्फ ऑक्यूपेशन था और जो शुरू होने वाला था वो था जियोपॉलिटिक्स का गेम। जापान तो चला गया लेकिन कोरिया फ्री नहीं हुआ। कोरिया एक बार फिर बड़ी पावर के बीच चेसबोर्ड बनने वाला था और यहीं से हिस्ट्री का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है जापान हार चुका था, कोरिया टेक्निकली फ्री हो चुका था, पर सच ये है कोरिया अकेले नहीं था इस डिसीजन में। वाशिंगटन और मॉस्को में दो सुपर पावर्स बैठे थे, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन यूएसएसआर। उनके लिए जो है कोरिया एक नेशन नहीं, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और ये एक इमरजेंसी डिसीजन था। कोई सर्वे नहीं, कोई हिस्ट्री चेक नहीं, बस मैप खोला गया और 38 पैरेलल पर एक सीधा लाइन खींच दी गई। नॉर्थ साइड जो है सोवियत कंट्रोल था और साउथ साइड जो है अमेरिकन कंट्रोल था। और ये लाइन जो है माउंटेन्स फॉलो नहीं करती थी, रिवर्स फॉलो नहीं करती थी, लोग की जिंदगी फॉलो नहीं करती थी, बस पेपर फॉलो करती थी। सिर्फ एक डिसीजन और एक कंट्री दो टुकड़ों में। एक दिन पहले तक यहाँ एक ही लैंग्वेज थी, एक ही कल्चर थी, एक ही हिस्ट्री थी और अगले ही दिन जो है दो फ्लैग्स और दो एनिमीज और दो आइडियोलॉजीज। अब समझते हैं नॉर्थ और साउथ का मतलब क्या है। कोरिया जो है दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। नॉर्थ साइड पर इन्फ्लुएंस था सोवियत यूनियन का। इस सिस्टम को कहते हैं कम्युनिज्म। यहाँ गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है, जमीन, फैक्ट्री, रिसोर्सेज सब कुछ, और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है लिमिटेड होती है और एक ही पार्टी सबसे पावरफुल होती है। नॉर्थ कोरिया को इसलिए बनाया गया एक बफर स्टेट ताकि यूनाइटेड स्टेट सोवियत बॉर्डर्स तक न पहुंच सके। और साउथ साइड पर इन्फ्लुएंस था अमेरिका का। सिस्टम था कैपिटलिज्म प्लस डेमोक्रेसी। लोग वोट देते हैं, प्राइवेट बिजनेस अलाउड होती है, मार्केट डिसाइड करती है कौन जीतेगा। अमेरिका ने साउथ कोरिया को बनाया एंटी कम्युनिस्ट एलाय ताकि एशिया में कम्युनिज्म को रोका जा सके। ये सिर्फ कोरिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, ये कोल्ड वॉर का प्लेग्राउंड था। एक साइड था कैपिटलिज्म तो दूसरी साइड था कम्युनिज्म। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। कोरिया जो है सिर्फ बैटल फील्ड था, प्लेयर जो है कोई और था। डिसीजन वाशिंगटन में लिया जा रहा था, प्लान मॉस्को में बन रहा था और मिसाइल कोरिया के ऊपर गिर रहा था। और जब सुपर पावर्स खेलती है तो पॉन्स लोग होते हैं, माँ, बच्चे, फैमिलीज, पूरी नस्लें। हिस्ट्री के चेस बोर्ड पर मोस्ट पावरफुल लोग चलते हैं पर सेक्रीफाइस हमेशा हम लोग करते हैं। फिर नॉर्थ में आया किम यू संग, एक रिवोल्यूशनरी सोवियत यूनियन का बैक लीडर, कम्युनिज्म का चेहरा, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री माइंडसेट। इनका मानना यह था पूरा कोरिया सिर्फ इनके लीडरशिप के नीचे हो सकती है। और साउथ में पावर में आई सेगमेंटरी, अमेरिका का सपोर्टेड लीडर, हार्डकोर एंटी कम्युनिस्ट जो डेमोक्रेसी की बात करता था पर अपोजिशन को टॉलरेट नहीं करता था। इनका भी एक मानना था कि मैं ही असली कोरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। दोनों लीडर्स का क्लेम सेम था, दोनों का गोल भी सेम था, कंप्लीट कोरिया पर कंट्रोल करना, पर रास्ता बिल्कुल अपोजिट था। दोनों के पास जो है पावर का सपोर्ट भी था। नॉर्थ के पीछे खड़ा था सोवियत यूनियन और साउथ के पीछे खड़ा था यूनाइटेड स्टेट। यानी ये सिर्फ दो लीडर्स का क्लेश नहीं था, ये दो सुपर पावर्स का प्रॉक्सी मैच था और दोनों कंप्रोमाइज के मूड में नहीं थे। न पावर शेयर, न मिडिल ग्राउंड, न पेशेंस, सिर्फ एक ही जीत था, या तो मैं या तो तुम। और 25 जून साल 1950 को नॉर्थ कोरियन आर्मी ने अचानक से साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। सियूल गिर गया। सियूल जो है साउथ कोरिया का कैपिटल था और जैसे ही शहर गिरा लोग भागने लगे, रोड्स भर गए, स्टेशन टूट गए, शहर खाली होने लगा और यहाँ से एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वार बन गया। फिर इसमें जो एंट्री होती है यूनाइटेड नेशन की। यूएन ने ऑफिशियली अनाउंस किया वी विल इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब जब कोई बाहरी कंट्री चल रही लड़ाई के बीच घुस जाए और बोले रुको अब मैं हैंडल करूंगा तो उसे इंटरवीन कहते हैं। और यूएन फोर्स का मतलब था ज्यादातर अमेरिका की फोर्सेज, अमेरिकन सोल्डर, अमेरिकन जनरल्स, अमेरिकन वेपन्स। नाम यूएन का था लेकिन कंट्रोल अमेरिका के हाथ में था। ऑफिशियली रीजन ये दिया गया लड़ाई रोकनी है, साउथ कोरिया को बचाना है। सुनने में सही लगता है, स्कूल के बुक जैसा रीजन, पर सच थोड़ा अलग था। ये सिर्फ कोरिया का प्रॉब्लम नहीं था, ये कोल्ड वॉर का टेस्ट था। अमेरिका दुनिया को दिखाना चाहता था कि कम्युनिज्म को कहीं भी बढ़ने नहीं देगा। कोरिया बस एक एग्जाम्पल बन गया। रिजल्ट क्या मिला, साउथ कोरिया बच गया, कैपिटल वापस मिल गई, गवर्नमेंट टिक गया, पर इसकी कीमत वार और खतरनाक हो गया, लड़ाई और तेज हो गया, बॉम्बिंग और बढ़ गया, बहुत सारे आम लोग
मारे गए और ये लोकल लड़ाई दुनिया के वार जैसा लगने लगा। और जब यूएन फोर्स नॉर्थ कोरिया के अंदर घुसने लगी तो ये सब देखकर चाइना बोला बस अब रुक जाओ। चाइना को लगा अगर ये लोग आगे आ गए तो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा, इसलिए चाइनीज आर्मी खुद लड़ाई में घुस गई। अब सीन जो है बदल गया, पहले था नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, अब हो गया बड़ी पावर वर्सेस बड़ी पावर। एक साइड था अमेरिका के साथ यूएन फोर्स तो दूसरी साइड था चाइना के साथ इनडायरेक्टली सोवियत यूनियन। अब डर जो है और बढ़ने लगा क्योंकि दोनों साइड के पास बहुत पावरफुल वेपन्स थे और दोनों साइड पहले से एक दूसरे के दुश्मन थे। लोग सोचने लगे अगर ये लड़ाई और बड़ी हुई तो पूरी दुनिया लड़ सकती है, इसलिए लोग बोलने लगे वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकता है। और एक और डर था न्यूक्लियर वेपन्स का डर, मतलब ऐसा बम जो पूरी शहरों खत्म कर सकता है। और अब सिर्फ ये कोरिया का वार नहीं रहा और ये वार जो है 3 साल तक चल रहा है। इस वार में 25 लाख आम लोग मारे गए। ये सोल्डर नहीं थे, ये नॉर्मल लोग थे, माँ बच्चे बुजुर्ग। पूरा शहर जो है बर्बाद हो गया, घर गिर गया, रोड छूट गया, स्कूल हॉस्पिटल सब खत्म। फैमिली जो है हमेशा के लिए अलग हो गई, कोई नॉर्थ में रह गया, कोई साउथ में रह गया। आज भी नॉर्थ और साउथ के लोग अपने ही रिलेटिव से मिल नहीं पाते, न कॉल न लेटर न मुलाकात। और फिर साल 1953 में वार जो है रोक दिया गया। इसे कहते हैं सीज फायर। सीज फायर का मतलब होता है लड़ाई बंद। पर एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, पीस ट्रीटी कभी साइन ही नहीं हुआ, मतलब प्रॉमिस कभी नहीं हुआ कि अब हम दोबारा नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये है टेक्निकली नॉर्थ और साउथ कोरिया आज भी वार में है, बस फर्क कितना है आज गन्स चुप है पर दिल और सोच अभी भी तैयार है। डीएमजी का मतलब होता है डीमिलिटराइज्ड जोन। नाम सुनने में जो है बहुत पीसफुल लगता है, जैसे यहाँ कोई आर्मी नहीं होगी, कोई वेपन नहीं होगी, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा है। ये जो है दुनिया का सबसे ज्यादा आर्मेड बॉर्डर है। यहाँ मिसाइल्स रेडी रहती हैं, टैंक्स खड़े होते हैं, सोल्डर जो है 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और दोनों साइड बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये जगह जो है देखने से शांत लगती है पर अंदर से हमेशा टेंस रहती है। एक छोटी सी गलती, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक रॉन्ग मूव और जो वार 70 साल पहले रुका था वो दोबारा शुरू हो सकता है। और नॉर्थ कोरिया बनना एक डिक्टेटरशिप, मतलब सब कुछ एक ही पावर के कंट्रोल में है और इन्फॉर्मेशन और कंट्रोल किया गया। लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सुनेंगे, लोग क्या सोचेंगे, सब डिसाइड होता था गवर्नमेंट के थ्रू। और डर को जो है सिस्टम बना दिया गया। डर सिर्फ जनरेशन तक नहीं रहा, डर माँ बाप बच्चों तक चला गया। इसे कहते हैं जनरेशनल फियर। और लोगों को रोज बताया गया बाहर की दुनिया जो है बुरी है, बाहर के लोग दुश्मन है, इसलिए अंदर रहना सेफ है। और जब डर बहुत सालों तक रहे तो फ्रीडम भी डरावनी लगने लगती है। और साउथ कोरिया भी परफेक्ट नहीं था, शुरुआत में यहाँ भी प्रॉब्लम्स थी। मिलिट्री रूल था, आर्मी पावर में थी, प्रोटेस्ट हुआ, लोग सड़कों पर आए, स्ट्रगल हुआ बहुत सालों तक। पर धीरे धीरे चीजों ने डायरेक्शन बदली, एजुकेशन पर फोकस किया गया, स्कूल कॉलेज बेटर हुआ, टेक्नोलॉजी आई, फैक्ट्रीज बनी, न्यू आइडियाज आए, ग्लोबल ट्रेड शुरू हुआ, दुनिया के साथ जो है बिजनेस बढ़ा। और आज जो है साउथ कोरिया एक ग्लोबल पावर है। डिफरेंस क्या था, सिस्टम ने चेंज अलाउ किया, लोगों की आवाज सुनी गई, गलतियों को सुधारा गया। लोग सेम थे, खून भी सेम था, हिस्ट्री भी सेम थी, पर एक साइड ने चूज किया इंटरनेट, नए आइडियाज, फ्रीडम, लोग बोल सकते थे, सोच सकते थे, बदल सकते थे। और दूसरी साइड ने चूज किया आइसोलेशन, प्रोपेगेंडा, फियर, लोगों को कंट्रोल किया गया, सच छुपाया गया, डर को दिखाया गया। दोनों की ज्योग्राफी सेम थी, जमीन भी सेम थे, हवा भी सेम थे, पर डिसीजन अलग थे और वही डिसीजन फ्यूचर बन गया। और फिर नॉर्थ कोरिया जो है न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ये सिर्फ न्यूज या हेडलाइन नहीं होती है, ये एक सिग्नल होता है, एक मैसेज ये होता है हमें इग्नोर मत करो। नॉर्थ कोरिया दुनिया को याद दिलाता है हम यही है और हमारा पावर भी डेंजरस है। पर प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब कोई न्यूक्लियर पावर इनसिक्योर होती है तो वो अपनी ताकत दिखाने लगती है। और जब न्यूक्लियर वेपन डर के साथ यूज होने लगती है तो सिर्फ एक कंट्री नहीं पूरी दुनिया इनसिक्योर हो जाती है। और नॉर्थ कोरिया में जो है डर के थ्रू कंट्रोल हुआ और साउथ कोरिया में जो पावर और पॉलिटिक्स के थ्रू कंट्रोल हुआ। और अगर नेक्स्ट कोरियन वार हुआ तो इस बार सिर्फ लोकल वार नहीं होगा, इस बार सिर्फ नॉर्थ और साउथ का नहीं होगा, इस बार इन्वॉल्व होंगे यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान और सिर्फ कंट्रीज नहीं ग्लोबल मार्केट भी हिलेंगे, शेयर्स गिरेंगे, बिजनेस रुकेंगे, दुनिया पैनिक करेगी। सिर्फ एक मिसाइल अब पूरी दुनिया हिलेगी। कोरिया हमें एक बात सिखाता है, जब डिसीजन लोग नहीं सुपर पावर्स लेती है तो देश मैप पर नहीं हिस्ट्री में डिवाइड होता है। और सवाल ये नहीं है नॉर्थ सही है या साउथ, सवाल ये है अगला कोरिया कौन बनेगा। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस चीज वार नहीं होती है, साइलेंस होती है, वार से पहले वाली। तो हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।